स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अपनी लाइफ में आपको कभी ना कभी तो ये एक्सपीरियंस हुआ होगा जब पैर आगे बढ़ाया होगा ये सोचकर कि कोई जमीन या कोई सीढ़ी है और वो आपको सपोर्ट देगी, लेकिन वो वहां नहीं थी। और फिर जो एक धक्का लगता है और हम कई बार गिर भी जाते हैं और ये डर मन में बैठ जाता है। और आने वाले कुछ दिनों तक फिर हम थोड़ा सद के थोड़ा संभल के चलते हैं। यानी कि इस फीलिंग को तो आप जानते हैं कि जब हम ये सोचते हैं कि कोई चीज़ वहाँ ज़रूर होगी, हमें यकीन है, और वो वहां पर ना हो तो कैसा लगता है। कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को हाल ही में हुआ है। दरअसल उनको एक गैलेक्सी मिली है NGC 1277, जहां पर डार्क मैटर नहीं है। और डार्क मैटर के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारे सारे कॉस्मोलॉजिकल मॉडल इस बात को प्रूव करते हैं कि इस यूनिवर्स में, गैलेक्सीज में, क्लस्टर्स में ये डार्क मैटर बिखरा पड़ा है। तो अगर आपके सामने एक ऐसी गैलेक्सी आ गई है जहां पे आपने अज्यूम कर रखा था, आपको विश्वास था कि डार्क मैटर होगा, वो वहां पर नहीं है, तो किस तरह का चैलेंज हमारे सामने निकल कर आया है। और ये हमारे सारे कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स को एक चुनौती देता है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये डार्क मैटर है क्या? इसको समझने से पहले एक और तथ्य मैं आपको बताती हूँ। आप अभी मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उस पर एक डस्ट का जो पार्टिकल होगा, उससे लेकर जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो ये यूनिवर्स है, जिस मैटर से बना हुआ है, वो इस यूनिवर्स का केवल 5% मैटर है। यानी कि जो भी आप देख पाते हैं, जो भी विजिबल है, वो इस यूनिवर्स का ओनली 5% है। बाकी का 95% डार्क है। और क्योंकि वो इनविजिबल है, हमारे पास उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए हम उसको डार्क कहते हैं। और इस डार्क को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा डार्क मैटर को, एंड देन आपको समझना होगा डार्क एनर्जी को। नहीं, मैं कोई हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट आपको नहीं सुना रही हूँ, ये स्पेस साइंस है और सब कुछ सच है, और यही नाम है। आइए आज इसको बहुत इजी करके समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डार्क मैटर के बारे में। देखिए, हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा एक मैसिव जो है क्लस्टर का बेसिकली इमेज रिलीज किया गया था। ये वो एक इमेज है जो जनरली हम देख पाते हैं, जो विजिबल लाइट्स हम देक पाते हैं। और ये एक वो इलिस्ट्रेशन यहाँ पर किया गया है कि जो भी डार्क मैटर है वो कुछ इस तरीके से बिखरा होगा जिस तरीके से ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है। ये जस्ट एक इल्यूस्ट्रेशन है, जस्ट एक बताया गया है, एक मैथमेटिकल, बेसिकली आप कह सकते हैं एल्गोरिदम्स को रन करके ये बताया गया है कि जो भी हमारे गैलेक्सी क्लस्टर्स हमें दिखते हैं, उनके अंदर ये डार्क मैटर किस तरीके से बिखरा पड़ा है। ये जो डार्क मैटर होता है ना, इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि जो लाइट्स है, उसके साथ कोई भी इंट्रैक्शन नहीं करता। यानी कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, अगर देखा जाए तो दरअसल वो लाइट को या तो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड उसकी वजह से जो है हम उनको देख पाते हैं, वो विजिबल है। बट ये जो डार्क मैटर है, ये दरअसल इस तरह का कोई इंट्रैक्शन नहीं करता है, एंड इसीलिए जो लाइट है उसका इसके साथ कोई भी इंट्रैक्शन ना होने की वजह से ये हमें दिखाई नहीं देता। ये हमें दिखाई नहीं देता। अब ये किससे मिलके बना है, ये दिखता ही नहीं है और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो किस बेस पर साइंटिस्ट ने ये कहा होगा कि डार्क मैटर है, और अगर कहीं पर नहीं मिला है तो ये उनके लिए एक अचंभे की बात है। तो देखिए, आपको पता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो इस तरीके से जो है ऑर्बिट करते रहते हैं, चाहे हम अपने सोलर सिस्टम की बात कर लें या फिर जो हमारे बेसिकली एक्सो प्लैनेट्स वगैरह हैं उनकी बात कर लें। तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो ऑर्बिट होता है, दरअसल इसमें एक ग्रेविटेशनल पुल काम करता है। एक दूसरे की जो ग्रेविटी है वो उसको बांध के रखती है, एंड दैट्स व्हाई वो एक दूसरे का चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन मान लीजिए, अगर ये जो बेसिकली आपकी बॉडी है, स्पेस की कोई भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, वो काफी तेजी से क्या है, आपस में एक तरीके से मूवमेंट करते रहता है, और अगर ये ग्रेविटी पुल यहाँ पर ना हो, राइट है, अगर इसे स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर ये ग्रेविटी पुल ना हो, तो बेसिकली क्या है, ये दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब देखो ग्रेविटी का, अब थोड़ा ध्यान से समझना, ग्रेविटी का सीधा बेसिकली एक संबंध होता है मास के साथ,
राइट है, यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा जो है ग्रेविटी पुल आपको दिखाई देगा। तो अगर दो बॉडी जो बहुत ज्यादा तेजी से घूम रही हैं उनमें उतना ही ज्यादा मास होगा, क्योंकि इतनी स्पीड से घूमने वाले दो बॉडी को आपस में बांध के रखने के लिए ज्यादा ग्रेविटी चाहिए, ज्यादा ग्रेविटी के लिए ज्यादा मास चाहिए। तो सीधी सी बात है, जो जितना तेजी से मूव कर रहा है उसका उतना ज्यादा मास होना चाहिए, राइट है। तो देखो इसी तरीके से जो हमारे गैलेक्सीज हैं वो भी स्पिन कर रहे हैं, गैलेक्सीज हमारे स्पिन कर रहे हैं और ये आपस में टर्न अपार्ट हो जाने चाहिए थे। इतना तेज एक स्पिन अगर देखने को मिल रहा है तो ये छिटक कर दूर हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ तो है जो इन गैलेक्सीज को आपस में बांध के रख रहा है। तो एक तो इन ऑब्जेक्ट्स का अपना ग्रेविटेशनल पुल हो सकता है। कई बार देखा गया वो ग्रेविटेशनल पुल पर्याप्त नहीं था उनको बांध के रखने के लिए। दैट देयर इज समथिंग एल्स जो इन सारे गैलेक्सीज को, इन क्लस्टर्स को आपस में बांध के रखता है, और वही है डार्क मैटर, वही है आपका डार्क मैटर। तो उन्होंने ये कहा कि समथिंग कुछ ऐसा है दरअसल जो बेसिकली हमें ग्रेविटी चाहिए इन चीज़ों को ये समझाने के लिए कि आपस में बंधी हुई कैसे हैं। वो इतनी ज़्यादा एनॉर्मस है, वो इन गैलेक्सीज को आपस में बांध के रखने के लिए, जो क्लस्टर्स है उनको बांध के रखने के लिए जो ग्रेविटी हमें चाहिए वो इतनी नॉर्मस है कि हमें पता चलता है कि जो नॉर्मल मैटर है ये उससे तो नहीं आ रही है, इतना वो मैटर नहीं है कि उससे इतनी इनॉर्मस ग्रेविटी आ जाएगी, मतलब ये कहीं और से आ रही है। और वो जो कहीं और है वो दरअसल आपका डार्क मैटर ही है। एक साइंटिस्ट ने कुछ इसी तरह का जो है एक्सपेरिमेंट्स किया था। उन्होंने देखा कि एक जो है गैलेक्सी क्लस्टर है जिसमें काफ़ी सारे जो गैलेक्सीज थे वो स्पिन कर रहे थे। उनको ये समझ में आया कि अगर मैं इनका बेसिकली जो स्पिन है, इनका जो एक फास्ट ये मूवमेंट है, इसके अकॉर्डिंगली इनका मास निकाल लूँ एंड देन इस पूरे क्लस्टर का जो मास है उसको बराबर करूँ तो ये फिट होना चाहिए। ठीक है भाई, इसका टोटल मास कितना है, राइट है, और ये जो गैलेक्सी जितना मूव कर रही है जितनी स्पीड से, मतलब इतना उनको बांध के रखने के लिए इनका मास होगा, तो ये बराबर होना चाहिए। लेकिन पता ये चला कि बेसिकली जो गैलेक्सीज का मूवमेंट से या स्पिन से या स्पीड से उन्होंने जो मास कैलकुलेट किया और जो टोटल एक मास उन्होंने ऑब्जर्व किया था ये दरअसल बराबर नहीं थे, ये बराबर नहीं थे। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता है बट उसका अपना एक ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे काम कर रहा है। 1997 में भी हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की इमेज से साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया था कि एक क्लस्टर है जिसका जो मास है वो 250 गुना ज़्यादा है जितना कि उस क्लस्टर के अंदर विजिबल मैटर था, यानी कि जितना मैटर हमें दिखाई दे रहा है उससे 250 गुना ज़्यादा जो है बेसिकली वहाँ का क्या है, मास है। और साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि इस क्लस्टर में ये जो अनएक्सप्लेन्ड ज़्यादा मास था ये कहाँ से आया, ये डार्क मैटर से आया। दिस इज वन एक्सपेरिमेंट। एक और तरीके से जो है बेसिकली पता चलता है कि डार्क मैटर है। अब देखिए हमारे यूनिवर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे जो है लाइट एमिट होते रहती है, राइट है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मदद से हम हमसे बहुत दूर जो बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके बारे में भी जो है पता कर सकते हैं। जैसे इससे जो भी लाइट एमिट हो रही है, ठीक है, वो स्पेस के फैब्रिक में ट्रैवल करेगी। मान लीजिए इसके रास्ते में कोई एक बड़ा जो है स्पेस का ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये जो लाइट है उसके अराउंड बेंड कर जाती है, ठीक है, ये जो लाइट है उसके अराउंड बेंड कर जाती है। और जब ये लाइट बेंड कर जाती है तो एक तरीके से लेंसिंग इफेक्ट यहाँ पे जो है जनरेट होता है, यानी कि कोई अगर बहुत दूर ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट एमिट होकर आ रही है, उसके बीच में कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाता है, लाइट जो है बेसिकली उसके अराउंड जो है बेंड होती है। हम इसको जो है मेजर करके देख सकते हैं, हम इसको मेजर करके देख सकते हैं। अब साइंटिस्ट ने एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये देखा कि गैलेक्सीज के अराउंड, राइट है, गैलेक्सीज के अराउंड जो लाइट है वो ज़्यादा बेंड होती है। कुछ गैलेक्सीज के अराउंड जो लाइट है वो ज़्यादा बेंड होती है। दैट मीन्स यहाँ पर जो मास है
वो काफी ज्यादा है, यहाँ पर जो मास है वो काफी ज्यादा है, लेकिन ये मास उस विजिबल मैटर के बराबर नहीं था जितना हम देखकर कैलकुलेट कर पा रहे थे। दैट मीन्स कोई इनविजिबल ऐसी चीज है जो उस ज्यादा मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से लाइट बेंड हो रही है। तो ये जो हमने ग्रेविटेशनल लेंसिंग वाले एक्सपेरिमेंट्स किए, इनसे भी हमें पता चलता है कि जो है डार्क मैटर है, यूनिवर्स में डार्क मैटर है। जैसे यहाँ पे देखिए कोई क्वासर है, इस क्वासर से लाइट एमिट हो रही है, ये सामने कोई फोरग्राउंड गैलेक्सी है, ठीक है, इसके सामने कोई गैलेक्सी पड़ रही है। अब आप देखोगे लाइट क्या है, बेंड हुई है, लाइट आपकी जो है बेंड हुई है। एंड देन जो आपका हब्बल टेलीस्कोप है, इसने इसको देखा है, एंड देन पता चला अराउंड मास ज्यादा था बट विजिबल मैटर इतना नहीं था। समथिंग इनविजिबल मस्ट बी देयर, दैट इज डार्क मैटर, दैट इज डार्क मैटर, राइट है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो हमारा बेसिकली ये यूनिवर्स है, इसमें 5% तो ये नॉर्मल मैटर है, राइट है, और 90% कुछ डार्क है, 90% कुछ डार्क है। उस डार्क में से आप अभी तक एक ही चीज समझे हो, दैट इज डार्क मैटर। ये सिर्फ 27% है, 5% नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर 27%, तो बाकी क्या है, बाकी है डार्क एनर्जी। बाकी करीब मान के चलेगा 68% जो हमारे यूनिवर्स में है वो डार्क एनर्जी है। तो आइए अब थोड़ा सा डार्क एनर्जी के बारे में भी जान लेते हैं। तो हमें ये पता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। दरअसल आइंस्टीन के द्वारा जो एक थ्योरी प्रपोज की गई थी और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली या तो यूनिवर्स या है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था या एक्सपेंड हो रहा था। आइंस्टीन का बाइसेस ये थे उस टाइम पे कि यूनिवर्स तो स्टेबल है, जो बिग बैंग के बाद होना था हो गया, नाउ यूनिवर्स इज स्टेबल, तो इक्वेशन मेरी गलत है। तो उन्होंने कॉन्सोनेंट जो है वहां पे दे दिया था जिसको लैम्डा कहते हैं, एंड उस लैम्डा की वैल्यू बेसिकली क्या है, उसको इक्वल करती थी। बट बाद में आइंस्टीन ने उसको अपनी डिजास्ट्रस मिस्टेक बोला और वो लैम्डा जो एक डस्टबिन में चला गया। बाद में जाके जब ये प्रूव होने लगा कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है और अब ये एक्सेलरेटिंग रेट से कर रहा है, यानी कि यूनिवर्स तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, तो लैम्डा को वापस ला गया। दरअसल ये वो लैम्डा है जो उस डार्क एनर्जी को या उस फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा क्या है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। तो अब तक ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। अब थोड़ा सा वापस चलते हैं डार्क मैटर की तरफ, देन आएंगे डार्क एनर्जी की तरफ। हमने क्या देखा, इस यूनिवर्स को होल्ड रखने के लिए जो जिम्मेदार है वो है डार्क मैटर, ठीक है, क्योंकि वो डार्क मैटर का अपना एक मास है जो अपना एक ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, ये पूरा यूनिवर्स होल्ड करके रखा हुआ है। बट हमें ये भी पता है अलग अलग एक्सपेरिमेंट से कि जो हमारा यूनिवर्स है वो तो एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसा भी है जो एंटी ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के साथ एक वॉर में है। अगर ग्रेविटी इस यूनिवर्स को होल्ड करके रख रही है तो देयर इज अ विलन, दैट इज एंटी ग्रेविटी, जो इसको एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, उसको समझते हैं। नाउ इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे आपका यूनिवर्स है, मान लेते हैं कि ये आपके जो है यहाँ पर एक आपने एक बैटर रखा है, इस बैटर में आपके कुछ आपने जो है ब्लूबेरीज रखे हैं। ये जो ब्लूबेरीज है ये अलग अलग गैलेक्सीज हैं, ठीक है। मान लीजिए आप इसको बेक करते हैं, ओवन आपको पता है ना, ओवन में जब केक बनाते हैं, बैटर रखते हैं, उसके अंदर चीजें डालते हैं, बेकिंग के बाद वो फूल कर बड़ा हो जाता है। तो ये जो बैटर है दरअसल यहाँ पे आप फिर से देखोगे, ठीक है, ये आपका स्पेस फैब्रिक है। इसमें जो ब्लूबेरीज आप देख पा रहे हो ये आपके गैलेक्सीज हैं, और अगर ये एक्सपेंड करेगा फैब्रिक, यानी कि अगर ये जो आपका यहाँ पे बैटर था अगर ये जो है एक्सपेंड करेगा तो आप देखोगे कि इनके बीच का स्पेस बढ़ गया है, जो गैलेक्सीज थी उनके बीच का स्पेस बढ़ गया है। तो यानी कि ये माना जाता है कि यूनिवर्स का जो फैलाव हो रहा है, तो इससे जो हमारे गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और दरअसल हमने एक हाइपोथेटिकल एनर्जी जो ये एक अज्यूम की है कि कुछ ऐसा है जो इसको खींच रहा है, उसको हमने डार्क एनर्जी नाम दे दिया। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी नाम सेम लगते हैं, इनका काम बिल्कुल सेम नहीं है। डार्क सिर्फ इसलिए क्योंकि इनविजिबल है, ये बिल्कुल दो डिफरेंट टर्म्स हैं। अब देखो डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है, कहते हैं कि जो ये एक्सप्लेन कर पाती है कि यूनिवर्स एक्सपेंड क्यों कर रहा है और इतनी तेजी से क्यों कर रहा है।
1998 में दो इंडिपेंडेंट ग्रुप थे रिसर्चर्स के, उन्होंने दरअसल कहा कि भाई हमने कॉस्मिक एक्सपेंशन का जो रेट है उसको मेजर कर लिया है और बड़े प्रिसाइज तरीके से किया है। और उन्होंने ये बताया, हमें ये पता चला है कि जो यूनिवर्स का फैलाव हो रहा है ना, प्रसार हो रहा है, ये बड़ा फास्टर हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है। इसका मतलब कोई एक ऐसी फोर्स है जो ग्रेविटी के साथ वॉर में है, ग्रेविटी को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एंड दरअसल इस यूनिवर्स को एक ग्रेटर रेट पर बेसिकली क्या है, एक्सपेंड कर रही है। एक गैलेक्सी का नाम बताती हूँ, GN-Z11। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट गैलेक्सी है और ये हमें तब का जो है बेसिकली एक आप कह सकते हैं पिक्चर देती है जब यूनिवर्स केवल 400 मिलियन ओल्ड था। बिग बैंग के बाद जब सिर्फ 400 मिलियन ओल्ड यूनिवर्स था, तब की पिक्चर ये गैलेक्सी हमें देती है और हमसे करीब ये 32 बिलियन लाइट ईयर अवे है। तो देखो, डार्क एनर्जी इस स्पेस के फैब्रिक को ऐसे एक्सपेंड कर रहा है। नाउ इमेजिन अ रबड़ का शीट, ठीक है, एक रबड़ का शीट इमेजिन करो एंड उस कोशिश करो उस रबड़ के शीट को आप स्ट्रेच कर रहे हो और उस रबड़ के शीट में आपने दो डार्क सर्कल बनाए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 4 फ्रेंड्स हैं, एक रबड़ का शीट आपने लिया हुआ है, उस रबड़ के शीट में आपने कुछ ब्लैक कलर के मार्क बना दी हैं। अब आप उस रबड़ के शीट को एक्सपेंड करो, खींचो, तो आप देखोगे कि वो जो मार्क है वो क्या है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उनके बीच का स्पेस बढ़ रहा है। तो हमने देखा कि जो बेसिकली गैलेक्सी है GN-Z11, ठीक है, ये दरअसल बहुत ही ज्यादा तेजी से हमसे दूर जा रही है। करीब आप देखोगे इसकी स्पीड जो थी वो 4,26,882 माइल पर सेकेंड थी। ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि ये लाइट की स्पीड से भी दुगनी है। और हमें ये देखो पता है कि यूनिवर्स में कुछ भी लाइट की स्पीड से तेज तो मूवमेंट कर ही नहीं सकता। लाइट की स्पीड इज द मैक्सिमम स्पीड जिससे कोई भी इसमें ट्रैवल कर सकता है। बट ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ और लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता, ये यूनिवर्स खुद तो कर सकता है। तो जो आपने शीट खींची है ना, वो जो शीट एक्सपेंड हो रही है, यानी कि जो यूनिवर्स का फैब्रिक है, ये जो स्ट्रेच हो रहा है, ये लाइट के स्पीड से भी ज्यादा तेजी से हो सकता है कि स्ट्रेच हो रहा हो। एंड दैट्स व्हाई ये जो गैलेक्सी है हमसे लाइट की स्पीड से दुगनी तेजी गति से जो है दूर जा रही है। कितना? 4,26,882 माइल पर सेकेंड, करीब 6,87,000 किलोमीटर पर सेकेंड ये बैठता है। और लाइट की स्पीड की अगर बात करें तो ये करीब 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो ये डार्क एनर्जी ये बताती है कि जो फैब्रिक है स्पेस का, ये खुद के रूल से बंधा हुआ नहीं है। दूसरों के लिए रूल है कि आप लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, बट फैब्रिक जो स्पेस का है उसके लिए रूल नहीं है, ऐसा हमें जो है पता चलता है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको ये स्पेस का फैब्रिक देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसी में जब कोई भारी ऑब्जेक्ट दरअसल रहता है, आसपास अपनी इस फैब्रिक को जो है रैप कर लेता है, इसकी वजह से जो रिपल्स निकलते हैं उन्हीं को बाद में हम ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में मेजर करते हैं। और इसी फैब्रिक को अगर कोई स्ट्रेच कर दे तो आपस में जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और उसको स्ट्रेच करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है डार्क एनर्जी। क्या है? वो है डार्क एनर्जी। अब यहाँ पर देखिए, माना जाता है बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद जो है आपने देखा होगा जो डस्ट थी, जो नेबुलास थे, वो आपस में क्लम्प होने लगे, बंधने लगे। यानी कि आप देखोगे जो डार्क मैटर है इसकी वजह से डीएक्सेलरेशन देखा जाता है ना। ये करीब 10 बिलियन ईयर एगो शुरू हुआ, 5 बिलियन ईयर एगो तक ये चला। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो ये जो डीएक्सेलरेशन था ये एक्सेलरेशन में जो है बेसिकली बदल चुका है और रिस्पॉन्सिबल है डार्क एनर्जी। देख रहे हो, एक शार्प जो है आपको यहाँ पे मूवमेंट दिखाई देता है, राइट है। अब देखो, कुछ साइंटिस्ट का कहना ये है कि अगर ये डार्क मैटर इस बिग बैंग से आया होता जिससे हमारा पूरा यूनिवर्स बना है, तो इनिशियल ईयर्स में इन्होंने आपस में कुछ तो इंटरेक्शन किया होता, हमें कुछ तो इसके बारे में पता होता। तो साइंटिस्ट फिर एक दूसरी थ्योरी लेकर आए, क्योंकि देखो अगर डार्क मैटर यूनिवर्स में है, ये साबित हो चुका है ना, तो कहाँ से आया है? नाउ दिस इज द क्वेश्चन।
तो कुछ साइंटिस्ट का कहना यह है कि शायद एक दूसरा डार्क बिग बैंग हुआ था, जिससे जो है ये पूरा का पूरा डार्क प्लाज्मा हमारे यूनिवर्स में फैल गया था, और ये 1 महीने के बाद हुआ था, बिग बैंग ओरिजिनल वाला होने के बाद। क्योंकि 1 महीने के बाद हुआ था, तभी इनका आपस में कोई इंटरेक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो कहते हैं डार्क मैटर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनली जो है ऑर्डिनरी मैटर के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करता है, अदरवाइज वो और कोई इंटरेक्ट करता ही नहीं है। और कोई एविडेंसेस है नहीं कि यूनिवर्स की अर्ली स्टेजेस में ये प्रेजेंट था। तो माना जाता है सेकेंड डार्क बिग बैंग हुआ होगा बिग बैंग के करीब 1 महीने के बाद, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ डार्क प्लाज्मा निकला, और इससे फिर डार्क पार्टिकल्स और डार्क मैटर जो है बने, और वही आपको एनर्जी और मैटर के रूप में देखने को मिलते हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि कुछ डार्क प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, हमें बस उनको ढूंढना बाकी है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई डार्क प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमें बस तरीके निकालने होंगे कि हमें उसे ढूंढना कैसे है। कुछ साइंटिस्ट तो यहाँ तक भी कहते हैं कि शायद एक डार्क वैली नाम का एक पैरेलल यूनिवर्स है, और जो बेसिकली मार्वल्स का मल्टीवर्स की बात होती है वो यहाँ पे सच साबित होती है। उनका कहना है कि मे बी एक डार्क वैली है, हम एक पैरेलल वर्ल्ड में रह रहे हैं, और इस डार्क जो मैटर या डार्क एनर्जी का जो सोर्स है वो दूसरा पैरेलल वर्ल्ड हो सकता है। हालांकि इसको लेके ज़्यादा साइंटिफिक हमारे पास एविडेंसेस नहीं है। अब ये जो डार्क मैटर है, ये जो डार्क एनर्जी है, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अपने यूनिवर्स को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हमारा जो यूनिवर्स है वो एक ओपन यूनिवर्स है, ये लगातार फैलते रहेगा, या फिर ये क्लोज यूनिवर्स है, एक पॉइंट तक फैलेगा देन जो है कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि एक टाइम तक फैलने के बाद इट्स क्लोज ना, उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी, देन वो कोलैप्स कर जाएगा। या फिर वो फ्लैट है, यानी कि पहले फैलेगा देन स्टॉप हो जाएगा जब अपने इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा। इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, क्योंकि एक उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, दूसरा उसको एक्सपेंड करने का काम करता है। दैट्स वाई हमें इनके बारे में जानना है कि हमारा भविष्य क्या है, क्या ये यूनिवर्स पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स वाई जब एक गैलेक्सी मिली जिसमें डार्क मैटर था ही नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसी फीलिंग रही होगी साइंटिस्ट के लिए। आई होप कि इंटरेस्टिंग सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ने में और पढ़ाने में। इस तरह के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हम लगातार देखते रहेंगे। एंड इसी तरीके से मज़ेदार रूप से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं स्टडी IQ के साथ, तो हमारे P2I बैच का पार्ट बन सकते हैं। हमारा जो बैच है मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त 2023 से। तो सुबह 8 बजे आपकी क्लासेस चलेंगी, तीनों भाषाओं में ये बैच आपको मिल रहा है। इस बैच के बारे में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, बिना किसी झिझक के आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे पिंग कर सकते हैं, UPSC विद प्राची। मैंने जो भी आपको पढ़ाया है उसकी PDF भी मैं शेयर कर दूंगी। एंड बैच के बारे में इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर मिलेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट टाइम एक नई कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना भी और अपनों का भी। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।